मैं हूँ अंजना चौधरी। आज जिस विषय पर मैं चर्चा कर रही है वो है तंत्रिका आवेग की कार्य की सिनेप्टिक संचरण, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इस विषय को शुरू करने से पहले सबसे हम समझे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र वह सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे बॉडी बाह्य और आंतरिक सभी चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स देती है, यानी कि ये हमारे बॉडी को जो भी बाह्य और आंतरिक परिवर्तन होते हैं उनके प्रति संवेदी बनाती है। और यह सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारे बॉडी के सभी आवश्यक गतिविधियों का मेंटेन करती है, सभी फंक्शंस को करने में मदद करती है और बॉडी में एक बैलेंस तैयार करती है, बैलेंस सिस्टम को बनाकर रखती है। नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ से बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो डिविजन्स होते हैं, सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, वे सारे नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो बॉडी में अन्य नर्व्स होती हैं उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल यानी परिधि। इसके दो डिवीजन हो गए, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी को हम लोग एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये जो न्यूरॉन है हमारे बॉडी के रिसेप्टर के साथ अटैच होती है। रिसेप्टर्स यानी ग्राही भाग ये कौन कौन से होती हैं, जैसे कि सेंसेस। कौन से सेंसेस होते हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन कौन से हुए, कीमो रिसेप्टर्स केमिकल्स को पहचानने वाले, वायुदाब के लिए बैरो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स यानी कि परासन नियमन के लिए। अब ये जो मोटर नर्व है, जो भी स्टिमुलस प्राप्त होता है ये ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन से जो भी कमांड आता है कि आपको उसके विरुद्ध में क्या कार्य करना है, उस इम्पल्स को लेके आती है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स को हम कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन हमारे स्केलेटन्स के आसपास जो मसल्स होती हैं यानी कि मसल्स को सप्लाई करती हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स कौन कौन सी होती हैं, इनको फिर से हम दो भाग में बांटते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक यानी वॉलेंट्री, जो हमारे इच्छा से कार्य करती हैं, जैसे कि स्केलेटन मसल्स, आपके बॉडी का मूवमेंट जो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। और दूसरा होता है ऑटोनोमिक, इनको हम कहते हैं अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया एक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत आ गई कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को भी हम दो भाग में पाए जाने वाले जो नर्व्स को फिर से दो भाग में डिवाइड कर सकें, जैसे कि कुछ होती हैं इसमें से पैरासिम्पैथेटिक और कुछ होती है सिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक जो नर्व्स है ये दोनों ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई नर्व्स हैं। अंतर बस ये है कि दोनों अविक के एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करती है, यानी कि सिंपैथेटिक जो नर्व्स है ये तब एक्टिव होती हैं जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जब हम रेस्टफुल कंडीशन में होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती। नर्वस सिस्टम की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आइए पहले हम इसकी संरचना को समझें। ऊपर से शुरू करते हैं। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन हिलॉक, एक्सोलेमा, एक्सॉन, न्यूरोलेमा, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, नोड ऑफ रैनवियर, माइलिन शीथ, टर्मिनल न्यूरॉन्स। दो प्रकार की नर्व सेल्स हुई, एक होती है माइलिनेटेड और दूसरी होती है नॉन माइलिनेटेड।
सबसे पहले आता है सेल बॉडी, जो ऊपरी भाग में रहता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और नीचे इसके नीचे वाले भाग को एक्सॉन कहते हैं। ये जो न्यूरॉन्स एक बार बनते हैं उनकी जो संख्या है वैसी बनी रहती है और ये बार बार मल्टीप्लाई नहीं होते, यानी ये डिवाइड जीवन भर कभी भी डिवाइड नहीं होते और ये एटीपी का निर्माण करते हैं जो उनको ग्लूकोज से, जिसके लिए उन्हें ग्लूकोज की आवश्यकता रहती है, यानी कि बॉडी में कंटिन्यूस ग्लूकोज का सप्लाई होना चाहिए। ये जो न्यूरॉन्स है ये इम्पल्स को जनरेट करती है। जनरेट होने वाली और ट्रांसमिट होने वाली इम्पल्स को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये जो इम्पल्स है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है, लेकिन इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है जिसमें कुछ केमिकल सेक्रेट होते हैं, जिसके द्वारा ये जो इम्पल्स है ये एक के बाद एक न्यूरॉन्स में चेन्स की तरह पास होते हैं। सेल बॉडी का जो शेप है ये कुछ राउंड शेप का होता है। ये ग्रे मैटर से बनी होती है, ब्रेन के ग्रे मैटर से बनती है और इसके सेल बॉडीज़ के ग्रुप को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसे गैंग्लिया कहते हैं। अब आते हैं हम इस सेल बॉडी के ऊपर जो प्रवर्त होती है उसे हम कहते हैं डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स। ये जो सेल बॉडी है नीचे एक्सॉन से जुड़ा हुआ रहता है और इस सकरे भाग को हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ से जो इम्पल्स है डेंड्रॉन्स से होते हुए यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग से दूसरे नर्व्स तक पहुँचती है। इसके बाहर के लेयर को एक्सोलीमा कहते हैं और इसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरॉन्स दो प्रकार की होती है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन के बाहर एक कवर माइलिन शीट का कवर होता है और इस माइलिन शीट में श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स के बाहर एक प्लाज्मा लेमा की बहुत सारी लेयर्स होती है जिसके अंदर कुछ फैटी मटेरियल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं माइलिन, और इस पूरे लेयर को बाहर से कहते हैं न्यूरोलेमा। कुछ एक भाग में ये जो एक्सोलीमा है ये बाहर की ओर एक्सपोज होता है और इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर के कारण क्या है, इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड में पहुँचता है और यहाँ पे जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है बहुत जल्दी होता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम से देख रहे हैं, ये बीच में श्वान सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये श्वान सेल, ये माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, न्यूरोलेमा, एक्सोलीमा एंड एक्सॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होती हैं ये लंबी एक्सॉन वाली नर्व्स होती है, नॉन माइलिनेटेड जो छोटी नर्व्स होती है और इनमें श्वान सेल जो है बहुत पास सटे होने के कारण बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता है। डेंड्राइट्स जो कि एक सेल बॉडी के ऊपर पाई जाती है, छोटे छोटे प्रवर्त होते हैं और ये सिनाप्सिस करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सॉन एंडिंग के साथ। कलरफुल डायग्राम में नोड ऑफ रेनवियर इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम लव इम्पल्स की बात करेंगे। रेस्टिंग अवस्था में नर्व सेल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड अवस्था में होता है। इस दौरान सेल के बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन के कारण और
और नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे कुछ नेगेटिव आयंस और पोटेशियम आयन के कारण होती है। पोटेशियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है, लेकिन यहाँ पे सोडियम की संख्या ज़्यादा होने के कारण, बाहर की ओर ज़्यादा होने के कारण, बाहर की ओर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज रहता है। इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल तैयार होता है। जैसे ही बाहर से उद्दीपन प्राप्त होता है, सोडियम आयन बाहर से यानी कि इंटरस्टिशियल या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से अंदर की ओर प्रवेश करना शुरू करते हैं और पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की ओर प्रवेश करते हैं। इसको हम कहते हैं डीपोलराइज अवस्था और यह नर्व पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल का कार्य करता है। यानी कि रेस्टिंग के समय को हम लोग रेस्टिंग के समय पोलराइज्ड अवस्था रहती है और एक्शन पोटेंशियल के समय डीपोलराइज अवस्था होती है। ये जो अवस्था है कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही नर्व में पूरी ट्रांसमिट होती है और ये वन वे डायरेक्शन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वन वे डायरेक्शन, यानी कि इम्पल्स एक बार यहाँ आना शुरू हुआ तो पूरे नर्व से होते हुए आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा, पीछे की जो अवस्था है फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल अवस्था में आ जाएगी, यानी सोडियम जो है बाहर की ओर आएगा और पोटेशियम अंदर की ओर आएगा। तो इसमें फिर से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देने लायक है, एक बार इम्पल्स शुरू होने के बाद सामने की ओर इम्पल्स जैसे ट्रैवल करता जाएगा, पीछे की ओर ये जो है ये पुनः अपने रेस्टिंग अवस्था में आएगा ताकि वो नया इम्पल्स जो है ये प्राप्त कर सके। इस प्रोसेस में जिससे कि सोडियम अंदर की ओर आता है और पोटेशियम बदले में बाहर की ओर जाता है, ये इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट के कारण इसमें एटीपी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। कुछ इस प्रकार से जो ट्रांसमिशन दिखाई देता है। नर्व इम्पल्स के लिए या एक्शन पोटेंशियल के दो थ्योरीज मानी गई है, एक होता है इलेक्ट्रिकल थ्योरी और एक होता है केमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रिक तो ट्रांसमिशन थ्योरी के अंतर्गत ये माना गया है, एक जो जिस नर्व से इम्पल्स पास होता है दूसरे नर्व्स में, पहले नर्व्स को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व और दूसरे वाले को कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। यानी प्री सिनेप्टिक नर्व से पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में ये जो इम्पल्स से पास होती है, जो इलेक्ट्रिक वेव के माध्यम से होती है। अब क्योंकि दोनों नर्व्स आपस में सटे हुए नहीं रहते और हम इनके बीच में गैप होता है, तो इस गैप में जो ट्रांसमिशन है कुछ केमिकल्स के माध्यम से होता है। तो ये माना गया है कि जो बीच में जिस दौरान एक नर्व्स के एक्सॉन एंडिंग से दूसरे नर्व्स के डेंड्राइट में इम्पल्स पास होता है, ये जो पासिंग ऑफ इम्पल्स है ये केमिकल के माध्यम से होता है और इसको केमिकल थ्योरी के माध्यम से समझाया गया है। दोनों नर्व्स के बीच में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स पाई जाती हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपा, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड गाबा और एसिटाइल कोलिन। इसके अलावा एंडोर्फिन और कुछ पोटेशियम सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। फिर से एक बार मैं आपका नाम बता दूं, याद कर लीजिएगा। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसिटोकोलिन, GABA गाबा यानी कि गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड डोपामाइन। इस डायग्राम को देखिए आप लोग। एक नर्व से दूसरे नर्व्स के बीच में जो ट्रांसमिशन है थ्रू केमिकल ट्रांसमीटर्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इसको हम कहते हैं सिनाप्सिस। देखिए पहले प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बारे में, पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सॉन, ये सिनेप्टिक नर्व, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, ये दूसरे का जो कि प्री सिनेप्टिक नर्व कहला रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होती हैं ये नीचे की ओर जाकर कुछ घुंडियाँ बनाती हैं जिसे प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं।
इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और इसके जहाँ ये एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर की ओर आती है और ये दूसरे पोस्ट सिनेप्टिक जो दूसरा न्यूरॉन है उसमें पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है जिसके साथ ज्वाइन करती है। दूसरे न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर रहते हैं। एक बार ये केमिकल यूज़ होने के बाद वापस या तो ये घुंडियों के अंदर चली जाती है या एंजाइम्स के द्वारा बहुत सारे नर्व्स के गुच्छे को हम ट्रैक्ट कहते हैं। ये ट्रैक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पास होती है और इसके बाहर की ओर बहुत सारी कवर होती है जिसे हम कहते हैं एपिन्यूरियम। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसका डायग्राम देख रहे हैं। एक्सॉन के बाहर एंडोन्यूरियम, उसके बाहर ये जो गुच्छे हैं ये पेरिन्यूरियम। बहुत सारे जो एक्सॉन है ये नर्व्स कहलाते हैं और बहुत सारी जो नर्व्स हैं ये कहलाती हैं ट्रैक्ट। देखिए एक्सॉन, एक्सॉन के बाद हो गई एक नर्व, नर्व के बाद ये क्या हो गया, ये पूरा ट्रैक्ट हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के अलावा कुछ ग्लियल सेल भी सपोर्टिंग सेल्स होती है। ये 4 प्रकार की होती है। पहला है एस्ट्रोसाइट्स। पहला एस्ट्रोसाइट जो सपोर्टिंग सेल होती है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर के अंदर धंसी हुई होती है। इनका जो फ्री एंडिंग होता है, ये इनमें स्वेलिंग होती है जिसको हम फूड प्रोसेस कहते हैं। इस फूड प्रोसेस की वजह से और कैपिलरी वॉल की वजह से ब्लड ब्रेन से सेपरेट होता है। तो दोहराऊंगी, एस्ट्रोसेल्स के फूड प्रोसेस के कारण जो फ्री एंडिंग होती है ये ब्लड वेसल्स के चारों ओर पाई जाती है, जिसके कारण ब्लड जो है न्यूरॉन से कैपिलरी वॉल और इन एस्ट्रोसाइट के फूड प्रोसेस से के कारण अलग हो जाती है और ये बनाती है ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर से सुने, ये जो टर्म है जो मैं बोल रही हूँ वो है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके कारण क्या होता है कि ये एक सिलेक्टिव बैरियर तैयार करता है जिसके कारण कोई भी केमिकल या विषैली चीज़ ब्लड के माध्यम से जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचती है। यानी कि ये ब्लड बैरियर जो है कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही ब्रेन तक आने देता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ग्लूकोज, लिपिड, जो इस ब्रेन को क्विकली पास कर जाती है। और कुछ बड़े सब्सटेंस होते हैं ये बहुत ही धीरे धीरे ब्रेन तक सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण हमारा जो ब्रेन है काफ़ी प्रोटेक्ट रहता है। दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट। सी ग्रे मैटर से बनी होती है और ये श्वान सेल की तरह ही कार्य करती है। तीसरा है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल ये सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल और ब्रेन के वेंट्रिकल्स का लाइनिंग करती है। इसके साथ ही ये कोरॉइड प्लेक्सस बनाती है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सेक्रीशन भी करती हैं। और लास्ट है माइक्रोग्लिया सेल। ये फैगोसाइटिक सेल होती है, यानी कि कोई माइक्रोब से यदि पहुँचे तो अगर किसी माध्यम से ब्रेन और ब्लड के थ्रू पहुँचे तो इनको डैमेज करती है और जो भी सेल्स होती हैं उनको फैगोसाइटिक विधि से समाप्त करती है। जो भी इम्पल्स एक बार ट्रांसफ़र होता है वो लगातार ट्रांसफ़र होता है और ये बीच में इंटरप्ट नहीं होता है और लगातार इम्पल्स यदि हम देते हैं तो ये इम्पल्स हमको प्रॉपर मिलनी चाहिए, नहीं तो ये नर्व्स जो है ये कार्य नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये जो टॉपिक है क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे पुनः बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको
इससे रिलेटेड और कुछ असाइनमेंट्स भी दूँगी। थैंक यू।